Hello everybody, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. Yesterday only I was talking about the social political background of Victorian age, stressing upon the major writers, novelists, poets and prose writers of Victorian age, and stressing a lot upon the social political background, the importance it has on the works and representative writers. और साथ ही पिछली वीडियो में मैंने बात किया है HPSC ओरिएंटेशन के बारे में कि किस तरीके से हम एक एज को टेकअप करें और स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव को साथ लेकर के चले। ये बात मैं कर ही रही थी कि लेटेस्ट HPSC हैज रिलीज्ड अनदर ऑफिशियल सिलेबस, इसे हम रिवाइज सिलेबस भी कह सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में एनालाइज कर लेते हैं जो सिलेबस हमें दिया गया है, जो सिलेबस हमें 10th ऑफ अप्रैल को दिया गया है। इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं HPSC की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इस रिवाइज सिलेबस को डाउनलोड करें, गो थ्रू करें। अगर एक पहली नजर हम इस सिलेबस पर डालते हैं तो वी हैव ड्रामा, वी हैव फिक्शन। हमारे पूरे सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम इस सिलेबस को फॉर द टाइम बीइंग रीड करते हैं, हमें लगता है अरे ये क्या, शेक्सपियर के 37 प्लेस में से बस 3 प्लेस हमें पढ़ने हैं और जॉन मिल्टन की पैराडाइज बुक की 12 बुक्स की वी हैव टू रीड ओनली 1 बुक, दैट्स बुक 1। कैंटरबरी टेल का प्रोलॉज पढ़ना है ओनली। हमारा वर्क 50% ईजी हो चुका है। हमारे सिलेबस को 50% कट शॉर्ट कर दिया गया है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो दोबारा से सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज सिलेबस में हमें हैंडी एग्जाम्पल वर्क्स जरूर दे दिए गए हैं कि इन वर्क्स पर आपको फोकस करना है। और ये सिलेबस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, स्क्रीनिंग एंड सब्जेक्टिव के लिए सेम सिलेबस ही HPSC ने प्रिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में एक बार सिलेबस को गो थ्रू करते हैं, देखते हैं कि क्या सच में इजी हुआ है या सच में हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहली बात तो जिस पर मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी वो ये है, क्योंकि जो HPSC के लिए एस्पिरेंट्स अपीयर कर रहे हैं या तो वो नेट क्वालिफाइड हैं या तो वो PhD क्वालिफाइड हैं। तो दो तरीके के कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं उनके लिए स्क्रीनिंग इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो नेट का वास्टेस्ट ऑफ वास्ट सिलेबस कवर कर क्वालिफाई कर चुके हैं। तो और PhD एक अपने आप में ही अलग डिग्निफाइड पोजीशन हो जाती है। तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए नेट का सिलेबस दोबारा से गो थ्रू करना, रीड एंड रिवाइज करना ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं था। बिल्कुल इस बात से मैं अग्री करती हूँ कि इस सिलेबस ने कुछ चैलेंजेस को बढ़ाया है तो कुछ चैलेंजेस को घटाया भी है। पहले बात कर लेते हैं चैलेंजेस को घटाया कैसे है, क्योंकि पॉजिटिव्स की बात पहले करनी चाहिए। इस सिलेबस ने, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम इस सिलेबस को गो थ्रू करते हैं, हमारी फर्स्ट यूनिट यूनिट 1 ड्रामा जिसमें सोफोक्लिस है, क्रिस्टोफर मार्लो है, अब हमें जियो ऑफ माल्टा को रीड नहीं करना है। जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है बिकॉज इस ओरिएंटेशन से किया गया है कि स्क्रीनिंग एंड सब्जेक्ट नॉलेज का रहने वाला है। अगर हम नेट के सिलेबस से ही चलते तो उसमें हमारे लिए स्क्रीनिंग के मेजर वर्क्स को, क्योंकि हर ऑथर के एटलीस्ट 5 वर्क्स होते हैं जो मेन होते हैं, तो हमें उसके टेक्स्ट को रीड करना होता, आंसर को फ्रेम करना होता, तो बहुत ही ज्यादा टैक्सिंग वर्क हो जाता हमारे लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस इट्स नेवर एंडिंग। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें, आप विद इन एनी टाइम फ्रेम कंप्लीट वर्क्स को रीड आउट, टेक्सचुअली एनालाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर मैंने हंड्रेड्स तो कहे ही नहीं, आप शेक्सपियर के 37 प्लेस को भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि ये सिलेबस एक पर्सपेक्टिव से घटा जरूर है, जो कि है सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से। सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से यू हैव द लिस्ट ऑफ ऑथर्स, यू हैव द लिस्ट ऑफ वर्क्स। आप इन्हीं स्पेसिफिक वर्क्स पर फोकस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अच्छी कोटेशन, बिकॉज वर्क्स मिनिमम कर दिए गए हैं, कुछ इंडियन से उठा लिए, कुछ ग्रीक से उठा लिए, कुछ यूरोपियन, कुछ अमेरिकन। तो जब हमारे ऑथर एंड वर्क्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है तो इन पर नोट्स बनाना अप टिल अगस्त हमारे लिए थोड़ा आसान
हो सकता है। तो ये हो गई सिलेबस घटा है तो इसका बेनिफिट क्या है। अब बढ़ने की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीनिंग का एक मिक्सचर होना, नेट का सिलेबस होना ज्यादा बेनिफिशियल होता। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि उसमें पेपर हमारा जर्नलाइज्ड आ सकता था, इजी भी हो सकता था, मॉडरेट भी हो सकता था, बट क्योंकि हमारे वर्क्स को अब स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो हमें उन्हीं वर्क्स के कीवर्ड्स, की कोटेशंस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और लेकिन क्योंकि अगर हम वर्क्स को गो थ्रू भी करते हैं तो कुछ वर्क्स ऐसे हैं जो वाकई में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स कह सकते हैं, टेस ऑफ दी अर्बल वेल्स कह सकते हैं, उन पर हम हमेशा से ही स्ट्रेस करते रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्क्स हैं, अब फेरी क्वीन, यहाँ पर हम फेरी क्वीन को जब एक जर्नलाइज्ड वे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट बुक में हॉलीनेस है, सेकंड बुक में टेम्परेंस है, थर्ड में हमारे पास चेस्टिटी है, तो हम HTC कर कर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमें नाइट्स के, किंग्स के, डीमंस के नेम्स भी लर्न करने पड़ेंगे। यू नेवर नो फेरी क्वीन की 6 बुक के कौन से कैंटो में से कौन सा कैरेक्टर आपसे पूछ लिया जाए, या फिर कौन सी लाइन आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या कहोगे, सिलेबस बढ़ा है या सिलेबस घटा है। देखिए, हर चीज के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, बट हमें कौन सा पर्सपेक्टिव रखना है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना है। यहाँ पर जो सिलेबस को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, करने के बाद इसे गो थ्रू कीजिएगा, और जैसे ही आप इसको गो थ्रू करेंगे तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि मेजर वर्क्स को टेकअप किया गया है, तो हम इस पर काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लिए अपीयर कर रहे हैं। ये एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, ये हमारा मास्टर्स का एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा तो चैलेंजिंग होना ही चाहिए ना, बट चैलेंज एक्सेप्टेड, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जैसे हम इस सिलेबस को गो थ्रू करते हैं, वी कम टू दिस लाइन, the candidate's knowledge must be tested by asking questions from history movements, ट्रेंड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। एक एग्जाम्पल देती हूँ, ट्रेंड का एक मूवमेंट का एग्जाम्पल देती हूँ। लास्ट वीडियो से ही प्री रेफेलाइट मूवमेंट, डीजी रोजेटी का ब्लेस्ड डेमोजेल हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है, बट मूवमेंट पर क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट पर आ सकता है। यहाँ पर जो पोएट्री के ट्रेंड्स हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मेजर ट्रेंड्स रहे हैं लिटरेचर के, उन पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल बैकग्राउंड आज भी मैं कह रही हूं हम नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नेट के लिए प्रिपेयर किया है, उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर कीजिए, बट थोड़ा सा स्ट्रेस, अगर आपने रोमांटिक एज स्टार्ट की है तो रोमांटिक एज तक आते आते एक बार सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को 1 या 2 आवर्स डिवोट कीजिए, समझिए कि कौन सा लिरिकल बैलेट्स था, कौन से ईयर में आया था। जैसे ही वर्ड्सवर्थ तक आए, जोन सी पोएट्री प्रिस्क्राइब्ड है उसका टेक्स्ट गो थ्रू कर ले। डोंट रिलाई ऑन these works only, you can rely upon them for the subjective exam, but screening के लिए मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अपनी नॉलेज से कह रही हूँ, ईयर्स ऑफ टीचिंग के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। डोंट रिलाई ओनली ऑन दीज वर्क्स। सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड लास्ट वीडियो में भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस हमारा शॉर्ट जरूर हुआ है लेकिन घटा नहीं है, मेहनत आज भी उतनी ही करनी है। सो विद दैट नोट, आई डोंट वांट टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, लेट्स टेक द बेस्ट ऑफ द टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।